हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर जो है गुडविल। गुडविल एज इंडिविजुअल चैप्टर ज्यादा वेटेज नहीं रखता, लेकिन ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले 4 चैप्टर्स में भी इसका बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा। तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स में भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुडविल होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान के चलिए कि आज आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बिजनेस है रेस्टोरेंट का। कौन सा बिजनेस है? रेस्टोरेंट का बिजनेस। अब आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप इसे किसी यूनिक नेम से स्टार्ट कीजिए। पहला ऑप्शन, आप इसे किसी यूनिक नेम से स्टार्ट कीजिए, कोई भी अपना मर्जी से एक नया नाम रख लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेम से स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नेम से स्टार्ट कीजिए। अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो एग्जांपल हो जाएगा हल्दीराम्स। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो अपना एक यूनिक नेम लेके आओ या फिर हल्दीराम्स के नाम से स्टार्ट कर लो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको क्या लगता है किस केस में प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है? तो आप में से 99.9% लोगों का आंसर होगा हल्दीराम्स। बिल्कुल ठीक। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने यूनिक नेम की, तो हमारा कोई मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, ना ही हमारी कोई इमेज है, ना ही हमें कोई अभी तक जानता है। तो इसका मतलब हमें कस्टमर्स बनाने में, कस्टमर्स को बुलाने में टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हल्दीराम्स की, तो उसकी एक मार्केट में रेपुटेशन भी है, उसकी इमेज भी है, और साथ में उसके कस्टमर्स ऑलरेडी बिल्ड है। इसका मतलब क्या है कि हल्दीराम्स ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है काफी टाइम से। तो इसका मतलब क्या है कि हल्दीराम्स का केस में हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। और इसी इमेज, इसी रेपुटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल। इसी इमेज, इसी रेपुटेशन को क्या बोलते हैं? गुडविल। तो अगर हम बात करें कि एक बिजनेस गुडविल कैसे कमाता है, तो वो अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज दे के गुडविल कमा सकता है। एक बिजनेस अपने आप को जितना लंबा मार्केट में स्टैंड रखेगा, उतना ज्यादा उसकी गुडविल होगी। तो गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को मेजर करने में। अब आप लोगों को याद होगा जब हमने 11th में अकाउंटेंसी पढ़ी थी, तो हमने उसमें टर्म पढ़ी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सी टर्म पढ़ी थी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस थी। क्या थी? वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस थी जो हर अकाउंटिंग एलिमेंट के बारे में बताती थी कि ये अकाउंटिंग एलिमेंट ये होता है, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, इसके टाइप्स ये होते हैं, और इसके फैक्टर्स ये सारे हैं। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली हमें गाइड करने वाला है कि हमें किसी भी अकाउंटिंग एलिमेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब पेपर में काफी बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि गुडविल का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मींस कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो गुडविल को फॉलो करता है। तो इसका आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। क्या आंसर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो हमें बताता है कि कितने टाइप्स की गुडविल होती है, गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या मेथड्स है कैलकुलेट करने के। तो आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। चलिए, चलिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारी जो गुडविल है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारी गुडविल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है परचेज गुडविल, और दूसरी है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहली है परचेज गुडविल और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परचेज गुडविल की। तो परचेज गुडविल क्या होती है? ये वो गुडविल है जो आपने बिजनेस खरीदते टाइम परचेज की है। ध्यान से समझिएगा, वो अमाउंट ऑफ गुडविल जो आपने कोई बिजनेस टेक ओवर करते वक्त खरीदी है उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। तो ये एक तरीके का अगर हम कह सकते हैं कि आपके लिए लॉस है, आपने एक लॉस परचेज किया है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान के चलिए आप लोग मेरा बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हैं। आज मेरे बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो 12 लाख रुपीज के हैं, और मेरे बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं वो हैं 2 लाख रुपीज की। तो मेरे बिजनेस की नेटवर्थ कितनी आ गई? 10 लाख रुपीज। लेकिन मैं आपको अपना बिजनेस जो सेल करता हूं वो कितने का करता हूं? 11 लाख का। इसका मतलब है जो ये 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है ये है परचेज गुडविल। ये क्या है? परचेज गुडविल जो आपने खरीदी है मेरे बिजनेस के साथ में। और क्योंकि ये आपका एक लॉस है तो इसे बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी है। और बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे? एसेट साइड में दिखाएंगे। किस नाम से? गुडविल के नाम से। किस नाम से दिखाएंगे? गुडविल के नाम से। तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। परचेज गुडविल वो अमाउंट ऑफ गुडविल जो आपने खरीदी है किसी बिजनेस को खरीदते समय, और ये आपका एक लॉस है जो आपके बैलेंस शीट्स में एसेट साइड पे दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। ये एक ऐसी गुडविल है जो मार्केट में एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन आप अपनी एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाते हो कि भाई आज मेरे बिजनेस की मार्केट में कितनी गुडविल हो सकती है। क्या मतलब कि आज मैं अगर मार्केट में अपना बिजनेस सेल करता हूं तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ गुडविल मिलेगा, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये कब कब कैलकुलेट होती है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ केसेस हैं, काफी बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला केस है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब आपके पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है तब हमें सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। कैसे, क्यों, आइए डिस्कस करते हैं। मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था 3:2। मतलब ए का जो शेयर है वो है 60% और बी का है 40%। अब ए और बी आज डिसाइड करते हैं कि भाई जो फ्यूचर में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे ना वो करेंगे 1:1। किस रेशियो में करेंगे? 1:1 के अंदर। तो होगा क्या, इन्होंने आज तक जितना भी काम किया वो ओल्ड रेशो में किया, तो मतलब जो गुडविल कमाई होगी वो भी इन्होंने ओल्ड रेशो में कमाई होगी। लेकिन जब फ्यूचर में गुडविल सेल होगी तो वो किस रेशो में होगी? 1:1 के अंदर, क्योंकि इनका एग्रीमेंट चेंज हो चुका है। तो इस केस में अगर हम ध्यान दें तो ए को जो है वो कुछ नुकसान होगा और बी को जो है वो कुछ फायदा होगा। ए को कुछ नुकसान होगा और बी को फायदा होगा। अब ये पार्टनर्स बोलेंगे भाई कि ना मैं नुकसान झेलना चाहता ना मैं फायदा देखना चाहता, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे आज की डेट में, और जो भी बी का गेनिंग शेयर आ रहा है, मतलब जितना बी को एक्स्ट्रा मिलने वाला है फ्यूचर में, वो अमाउंट लेके इसको दे देंगे, ए को दे देंगे। तो इससे होगा क्या, जब फ्यूचर में गुडविल डिवाइड होगी तो ए और बी में नए रेशो में होगी, लेकिन पहले क्योंकि ए को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल चुका है तो टोटल में ए और बी को जो गुडविल डिवाइड होगी वो किस रेशो में होगी? ओल्ड रेशो में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें चेंज इन पीएसआर की तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करना जरूरी है ताकि हमें फ्यूचर में कोई लॉस या प्रॉफिट एक्स्ट्रा ना हो। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। तो दूसरा केस आपका आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सेकंड केस है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मींस जब हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आएगा तो फिर से सेम केस हमने जैसा चेंज इन पीएसआर में डिस्कस किया कि नए पार्टनर में जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो नए पार्टनर को भी मिलेगी। तो इसीलिए हम उसको आज ही बोलेंगे कि भाई अपना शेयर लेके आओ, और वो किसको दे देंगे? जिन भी पार्टनर्स को लॉस हो रहा होगा। अब हम और केसेस डिस्कस करते हैं कि कब कब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड केस आपका आता है रिटायरमेंट और डेथ। मींस जब एक पार्टनर फर्म से बाहर जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट की वजह से जा रहा हो या फिर उसकी डेथ हो जाए, तब भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे
क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर होगा या जो पार्टनर मरा है उसका भी शेयर होगा गुडविल के अंदर और उसे हमें पे करना पड़ेगा। ये भी आपका एक चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट केस आपका आता है एमलगमेशन ऑफ टू बिजनेसेस। एमलगमेशन ऑफ टू बिजनेसेस, इसका मतलब क्या है? जब आपके दो बिजनेस आपस में मिलते हैं, मतलब जब हम दो बिजनेस की पार्टनरशिप की बात करते हैं हम तब भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ये आपको अभी नहीं पढ़ना, या आप लोग पढ़ोगे ग्रेजुएशन लेवल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस केस में भी हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट केस, जब हम अपना बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, मींस जब भी आपका सेल ऑफ बिजनेस होगा तब भी आपकी गुडविल कैलकुलेट होगी। ये दोनों केसेस आप लोगों को 12th के अंदर नहीं पढ़ने हैं, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस केसेस में आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स है गुडविल को कैलकुलेट करने के। तो अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं जिनको हमें सीखना है। ब्रॉडली 4 मेथड, सॉरी, जिनको हमें सीखना है। सबसे पहला मेथड आपका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन सेकंड मेथड आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे फर्स्ट 2 मेथड्स हैं इनमें हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। किस बेस पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। मींस जो हमारी गुडविल निकल के आएगी वो प्रॉफिट की टर्म्स में निकल के आएगी। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की, तो इस केस में जो हमारी गुडविल निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी कैपिटल की टर्म्स में। वो किस बेसिस पे निकल के आएगी? कैपिटल की टर्म्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट में आपकी गुडविल कैलकुलेट होगी प्रॉफिट के टर्म्स में, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैपिटल के टर्म्स में। तो अब हम इन चारों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले मेथड को, जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग अपने प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे और उसके बेस पे गुडविल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका आएगा, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मींस आपको जितने सालों के प्रॉफिट्स गिवन है उनको आपको ऐड करना है और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि जो आपके प्रॉफिट्स होंगे वो कौन से होने चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। वो कौन से प्रॉफिट्स होने चाहिए? नॉर्मल। मींस इसमें कोई भी एबनॉर्मल एलिमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल एलिमेंट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट, जहां पे हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब आता है सेकंड स्टेप, जहां पे हम डायरेक्टली गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड होता क्या आखिर? तो मैं आपको बता दूं, आपको
एक बिजनेस खरीदने पे कितने सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, आपको एक बिजनेस टेक ओवर करने पे कितने सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा बिजनेस टेक ओवर किया, आपको अगले 3 इयर्स तक मेरे गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुडविल का बेनिफिट एक लिमिटेड टाइम तक ही मिलता है। तो मैंने क्या बोला, आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपको मेरे प्रॉफिट्स का बेनिफिट मिलेगा, मेरी गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा आपका 3। तो ध्यान रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को डिफाइन कीजिए। तो द नंबर ऑफ ईयर्स टिल the company will get benefit or the firm will get benefit is known as number of years purchased. तो आई होप आपको मेथड क्लियर होगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टीएस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपके साइड पे है, देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स पे। आपको प्रॉफिट्स क्या क्या गिवन है, फर्स्ट ईयर का आपको गिवन है 12,000, देन 18,000, देन 16,000 एंड 14,000। और आपको बोला गया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है आपका, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है आपके 3। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ऐड किया 12, 18, 30 प्लस 30 60,000 डिवाइड बाय 4। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो आ गया 15,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे आया हमारा, हमने सारे प्रॉफिट्स को ऐड किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स से। तो हमने ऐड किया तो आया 60,000, डिवाइड किया 4 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 15। अब चेक करते हैं कि हमारी गुडविल कैसे आएगी। तो सेकंड स्टेप, गुडविल, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा 15, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है 3। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया रुपीज में 45,000। तो हमारी गुडविल कितनी है बिजनेस की, 45,000। एक बार दोबारा देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सारे प्रॉफिट्स को ऐड किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, तो ये आया 15,000। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो ये आया हमारा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और आंसर आ गया 45,000। तो इसी के साथ हमारा बेसिक एवरेज मेथड जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम कैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं और बाकी मेथड्स हम कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था गुडविल के बारे में, गुडविल क्या होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और उसमें से हमने एक मेथड डिस्कस भी किया था जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो आप लोगों को याद होगा हमने क्या लिखा था उसका फॉर्मूला, देखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसके अंदर हमारा जो मेन पॉइंट था वो था नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हमें जो प्रॉफिट गिवन होता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नॉर्मल ही हो। नॉर्मल का मतलब क्या, जो एक बिजनेस रेगुलरली अर्न करता है और अपने मेन ऑपरेशन से अर्न करता है। अगर आपको एबनॉर्मल एक्सपेंसेस गिवन है या फिर एबनॉर्मल इनकम्स नहीं है बिजनेस के अंदर, तो वो जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है और आपका सामान खराब हो जाता है, तो क्या आपकी बिल्डिंग में हर साल आग लगेगी, नहीं। तो ये क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल एक्सपेंस है।
अगर मैं बात करूं कि आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट तब तक ही मिलेगा जब तक आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एबनॉर्मल इनकम है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट को या एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस में चेंज करना पड़ेगा, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट्स अगर ये वाली होंगी या ये ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी तो हम उसको कैसे एडजस्ट करें ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखिए सारी एडजस्टमेंट्स एक एक करके करते हैं। सबसे पहली आपकी जो एडजस्टमेंट आती है, सबसे पहली जो आपकी एडजस्टमेंट आती है वो है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस की। कौन सी है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस की। अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ वो आपका एक एबनॉर्मल एक्सपेंस है। अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। और ऐड बैक कौन से ईयर में करेंगे, जिस ईयर में हमें बोला गया होगा, जिस भी ईयर में हमें गिवन होगा। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला गया 1819 के ईयर में आपका ऐसा नुकसान हुआ था 50,000 का, तो हम क्या करेंगे, 1819 में एबनॉर्मल एक्सपेंसेस के अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। अब आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। तो सेकंड एडजस्टमेंट आपकी होती है एबनॉर्मल इनकम। कौन सी होती है, एबनॉर्मल इनकम। अब एबनॉर्मल इनकम क्या होता है, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट तब तक ही मिलेगा जब तक आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो इंटरेस्ट है ये क्या कर रहा है, ये हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है, जो गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द गिवन ईयर ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो दो एडजस्टमेंट्स करी अभी तक हमने, पहली एबनॉर्मल एक्सपेंस एंड सेकंड एबनॉर्मल इनकम। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट की, जो है आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट। जो है मैनेजमेंट कॉस्ट या फिर हम बोल सकते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। अब होता क्या है ये दोनों, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट की। कई बार हमारा जो मैनेजमेंट है जो हमारे लिए काम कर रहा है उसको हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। तो मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो हमारी हर ईयर पे होगी, लेकिन अभी तक हमने दिखाई नहीं है ये कॉस्ट। तो इसका मतलब अगर हमें सही प्रॉफिट निकालने हैं तो उसके लिए हमें इसे हर साल प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर साल प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स की, तो इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स को भी सैलरी या वेजेस मिलती है। हमने ये चीज डिस्कस करी थी लास्ट चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर। तो अगर आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स गिवन है तो वो भी आपको हर ईयर से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट गिवन होंगे उसमें रेम्यूनरेशन माइनस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी मैनेजमेंट कॉस्ट या रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स गिवन हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द ईयर्स। फ्रॉम ऑल द ईयर्स, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन होंगे सब में से हम उसे माइनस करेंगे, कोई भी ईयर हम लेफ्ट नहीं करेंगे। देन आपकी फोर्थ एडिशमेंट आती है कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस। कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस। अब नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इंश्योरेंस करवाया होगा आपने, ठीक है, क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है। अब आपको अगर इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है जो आपके बिजनेस के लिए नॉर्मल एक्सपेंस है, क्योंकि जब तक आप प्रीमियम पे करते रहोगे तब तक आपके गुड्स इंश्योर्ड रहेंगे, अदरवाइज गुड्स इंश्योर्ड नहीं होंगे। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल एक्सपेंस को दिखाना भूल जाते हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी भी नॉर्मल एक्सपेंस को दिखाना भूल गए हो, आपने दिखाया ही नहीं है, तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए, सही प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द गिवन ईयर। फ्रॉम द गिवन ईयर, जिस ईयर में आप दिखाना भूल गए हो, जिस ईयर में आप दिखाना भूल गए हो। तो एक बार ये चार एडजस्टमेंट्स हैं, इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए
देन हम आगे के एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं बाकी के एडजस्टमेंट्स। देखिए ध्यान से, फिफ्थ एडजस्टमेंट हमारी आती है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने कब बनाया था? ये हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट्स में। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कहाँ पे शो करते हैं हम लोग? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो होगा क्या? हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्या होगा? हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो अगर हम सही प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के केस के अंदर हम इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे एड बैक। क्या करेंगे? एड बैक। किसमें? गिवन ईयर में। किसमें? गिवन ईयर में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है तो उस केस में आप हमेशा एड बैक करेंगे उसे गिवन ईयर में। अब आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में कम कर दिया, अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में कम कर दिया तो होगा क्या? हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ जाएंगे। हमारे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। तो इसके लिए अगर हमें सही प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और किस में से करेंगे? सिर्फ गिवन ईयर से करेंगे। सिर्फ गिवन ईयर से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक के केसेस में दो केसेस हैं। पहला ओवर वैल्यूएशन एंड दूसरा अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन के केस में हम लोग एड बैक करेंगे और अंडर वैल्यूएशन के केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन आती है आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का केस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्यों। देखिए, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हमारे अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो हमारी करंट ईयर में भी एडजस्टमेंट होगी और हमारी उससे नेक्स्ट ईयर में भी एडजस्टमेंट होगी। हमारी गिवन ईयर में भी एडजस्टमेंट होगी और जो फॉलोइंग ईयर होगा उसमें भी एडजस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। मान के चलिए ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है गिवन ईयर का। कौन से ईयर का है? गिवन ईयर का। तो अगर ये गिवन ईयर का है और हमने क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा दिया तो होगा क्या? हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको, जो भी आपका गिवन ईयर होगा, जो भी आपका गिवन ईयर होगा उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की या फॉलोइंग ईयर की, तो जब हम फॉलोइंग ईयर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट्स जो है वो कम आ रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? फॉलोइंग ईयर के अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है उस केस के अंदर दो एडजस्टमेंट्स होंगी। पहला गिवन ईयर के अंदर सब्ट्रैक्ट और फॉलोइंग ईयर के अंदर ऐड। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो है आपकी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मींस कि आपने इस साल जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो अगर हम देखें गिवन ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, तो उस केस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है? हमने कम दिखाया। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो क्या होगा? आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम होंगे। आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी कम होंगे। तो हम जो गिवन ईयर है उसके अंदर क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। उसमें क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। और अगर हम बात करें फॉलोइंग ईयर की, अगर हम बात करें फॉलोइंग ईयर की, तो उस केस में हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा, उस केस में जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा अगर वो कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। उस केस में प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा फॉलोइंग ईयर होगा उसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल हमने इस केस के अंदर चार एडजस्टमेंट्स पढ़ी है। पहली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है
तो हम सिर्फ एक ही ईयर में एडजस्टमेंट करेंगे जो है हमारा गिवन ईयर, और उस केस के अंदर हम इसको ऐड बैक कर देंगे। सेकंड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका अंडर वैल्यूएशन है तो गिवन ईयर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की और वो ओवर वैल्यू हो रहा है तो दो बार एडजस्टमेंट करेंगे, एक गिवन ईयर में और एक फॉलोइंग ईयर में। क्यों? क्योंकि जो हमारा इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गिवन ईयर के अंदर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और फॉलोइंग ईयर के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। कब? जब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू होगा। और नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर गिवन ईयर में ऐड बैक करेंगे और फॉलोइंग ईयर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे के एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं बाकी की बची हुई दो एडजस्टमेंट्स। और ये जो दो एडजस्टमेंट्स हम करने वाले हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं और पेपर में 99.9% ये दिखती है। तो ध्यान से देखिए एडजस्टमेंट। नाइन्थ एडजस्टमेंट जो आपकी है वो है जब आप एसेट को रॉन्गली ट्रीट करते हो एज एक्सपेंस। जब आप एसेट को रॉन्गली ट्रीट करते हो एज एक्सपेंस, इसका मतलब क्या है? मान के चलिए आपने कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, आपने उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया, उसको रिपेयर करवाने पे सब कुछ किया और आपने उसको यूज करना स्टार्ट किया। अब 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी टोटल खर्चा होता है आपके एसेट को यूज करने से पहले वो किस में आता है, एसेट में आता है। किस में आएगा? एसेट में आएगा। लेकिन गलती से हुआ क्या, आपने अमाउंट को ना एक्सपेंस में दिखा दिया। किस में दिखा दिया? एक्सपेंस में दिखा दिया। अब यहाँ पे हुई है दो गड़बड़। क्या गड़बड़ है? ध्यान समझिएगा। पहली गड़बड़ ये हुई कि अगर आपने एसेट को एक्सपेंस दिखाया, पहली गड़बड़, अगर आपने एसेट को एक्सपेंस दिखाया तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें आपका एक एक्सपेंस बढ़ गया, उसमें आपका एक एक्सपेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा होगा। तो पहली एडजस्टमेंट करेंगे, गिवन ईयर के अंदर इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? गिवन ईयर के अंदर इसको ऐड करेंगे। और कौन से अमाउंट से करेंगे? जो हमने एक्सपेंस की तरह दिखाया, जो हमने एक्सपेंस की तरह दिखाया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसेट को गलती से एक्सपेंस दिखाते हो तो गिवन ईयर के अंदर हम लोग एक्सपेंस को ऐड करेंगे। अब सिर्फ ये एक गलती नहीं हुई है हमसे, एक और गलती भी हुई है। और वो गलती क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगर आपने एसेट को एसेट नहीं दिखाया तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? क्या आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? नहीं किया होगा। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आज का ईयर है, मतलब जो गिवन ईयर है, और इवन जो आने वाले भी ईयर्स हैं, आपने किसी भी ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। होगा कि इससे आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आ रहा होगा। तो इसका मतलब पहली एडजस्टमेंट थी गिवन ईयर में ऐड करना है एक्सपेंस वाला अमाउंट, और आपको गिवन ईयर में ही, आपको गिवन ईयर में और साथ में जितने भी फॉलोइंग ईयर्स हैं, जितने भी फॉलोइंग ईयर्स हैं उसमें आपको अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है। और कौन सा अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है? वो करना है आपको डेप्रिसिएशन का। कौन सा अमाउंट माइनस करना है? डेप्रिसिएशन का। तो ध्यान से देखिए, हुआ क्या इस केस के अंदर, आपने एक एसेट को एक्सपेंस दिखाया जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हुए गिवन ईयर के अंदर, क्योंकि आपने एक्सपेंस बढ़ा दिए। तो आपने पहले तो उसे ऐड किया गिवन ईयर के अंदर ताकि वो सही हो जाए। दूसरी गलती क्या करी हम लोगों ने, ना गिवन ईयर के अंदर और ना ही किसी भी फॉलोइंग ईयर के अंदर हमने डेप्रिसिएशन दिखाया। तो अब करेंगे क्या, अगर सही प्रॉफिट निकालने हैं तो हम गिवन ईयर में और इवन फॉलोइंग ईयर्स में भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। अब डिस्कस करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट जो है आपकी 10th एडजस्टमेंट, और वो क्या है? इसकी उल्टी, इसकी अपोजिट। मतलब आपने किसी एक्सपेंस को रॉन्गली ट्रीट किया एज एसेट। आपने किसी एक्सपेंस को रॉन्गली ट्रीट किया एज एसेट। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना गिवन ईयर का, तो आपने उस केस में एक्सपेंस तो दिखाया ही नहीं। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपने उसको एज अ एसेट ट्रीट कर लिया। और जो भी हमारे एसेट्स होते हैं वो कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। तो होगा क्या, जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा यहां से वो ज्यादा आ रहा हो,
वो ज्यादा आ रहा होगा। इसीलिए इसको कम करने के लिए जो भी हमारा गिवन ईयर होगा, जो भी हमारा गिवन ईयर होगा, उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंस का अमाउंट। उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंस का अमाउंट, ताकि सही प्रॉफिट निकल के आ सके। अब ना इसमें एक गड़बड़ हुई है, वो क्या हुई, हमने अगर उसे एसेट दिखाया है तो हमने गलती से करंट ईयर में भी, मतलब गिवन ईयर में, और जितने भी फॉलोइंग ईयर्स होंगे सब में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। क्या किया होगा, सब में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। जिससे होगा क्या, आपके प्रॉफिट्स जो है वो गलत आ रहे होंगे, आपके प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे। तो इस केस के अंदर जो सेकंड एडजस्टमेंट होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिए। जो भी आपका गिवन ईयर है, जो भी आपका गिवन ईयर है, और जो भी आपके फॉलोइंग ईयर्स हैं, जो भी आपका गिवन ईयर है और जो भी आपके फॉलोइंग ईयर्स हैं, उन सब के अंदर आप अमाउंट ऐड बैक करोगे। आप अमाउंट ऐड बैक करोगे कौन सा, जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। तो ध्यान से देखिए, जब आपने किसी एक्सपेंस को किसी एसेट की तरह शो किया तो होगा क्या, आपके प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप गिवन ईयर के अंदर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपेंस के अमाउंट से, ताकि आपके प्रॉफिट सही निकल जाए। सेकेंड एडजस्टमेंट, आपने गलती क्या करी है कि आपने करंट ईयर में भी और आने वाले सारे ईयर्स के अंदर आपने इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, जो आपको करने की नीड नहीं थी, क्योंकि ये गलत था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग गिवन ईयर में और जितने भी फॉलोइंग ईयर्स हैं उन सब में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। इसी के साथ सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट होती हैं। एक बार ये दोनों भी नोट डाउन कर लीजिए, देन हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ये सारी एडजस्टमेंट्स का यूज कैसे होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमने डिस्कस कर ली है सारी एडजस्टमेंट्स। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट्स और क्लियर हो जाए कि कैसे इन्हें परफॉर्म करना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके साइड में देखिए क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपको 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। क्या गिवन है, 5 इयर्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन है। 15 में आपको गिवन है 90,000 का लॉस, 16 में गिवन है आपको 1,60,000 का प्रॉफिट, 17 में गिवन है 1,50,000 का प्रॉफिट, 18 में गिवन है 65,000 का प्रॉफिट, और 19 में गिवन है 1,77,000 का प्रॉफिट। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। क्या एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिए। पहली एडजस्टमेंट है कि आपको एक एबनॉर्मल गेन हुआ है 50,000 का इन द ईयर 2016। इस ईयर में हुआ है 2016। सेकेंड एडजस्टमेंट कि आपको एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का इन द ईयर 2017। एंड लास्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कि एक ओवरहोलिंग कॉस्ट थी मशीनरी की जो थी 1,00,000 रुपीज, लेकिन आपने इसे गलती से क्या किया, आपने इसे गलती से रिपेयर्स अकाउंट में दिखा दिया, और आपको इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20% के रेट से, WDV मेथड से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ओवरहोलिंग कॉस्ट होता क्या है। जब हम एक एसेट को यूज करने के लायक बनाते हैं और उसको इंस्टॉल करवाते हैं, तो जो टोटल कॉस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं ओवरहोलिंग कॉस्ट। तो ये ओवरहोलिंग कॉस्ट जो है ये कहां, किस नाम से आनी चाहिए थी, एसेट के नाम से आनी चाहिए थी। हमने इसको किया क्या, गलती से दिखा दिया हम लोगों ने इसको रिपेयर्स के नाम से। मतलब ये कौन सी एडजस्टमेंट है, एसेट रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। और आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट जो आएगा 5 इयर्स का, और साथ में आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए स्टेटमेंट कैसे बनेगी आपकी, इस तरह हम स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पे हमारे जितने ईयर्स हैं उतने कॉलम आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहां लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, जहां पे डिस्क्रिप्शन देंगे जो भी हमारा होगा एडजस्टमेंट का। देन ईयर्स हमें कौन कौन से गिवन है, 15 16 17 18 एंड 19। अब सबसे पहले जो प्रॉफिट लॉस गिवन है हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस को ब्रैकेट में शो करते हैं। तो ये आ जाएगा -90,000, 1,60,000, 1,50,000, 65,000
एंड 1,77,000। अब हम एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट थी हमारी एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल गेन कितना था हमारा 50,000 का, और कौन से ईयर में था 2016 के ईयर में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एबनॉर्मल गेन, माइनस एबनॉर्मल गेन, और कौन से ईयर में माइनस होगा 16 वाले ईयर में माइनस होगा। तो यहां से हम लोग 50,000 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है 20,000 का एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है आपका, उसको हम ऐड बैक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस, और जो आपका 20,000 का अमाउंट था वो कौन से ईयर में ऐड होगा 2017 वाले ईयर के अंदर। तो थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारी थी वो थी एसेट रॉन्गली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। आपने क्या किया, आपने ओवरहॉलिंग कॉस्ट को एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया। तो उसका इंपैक्ट क्या होता था, पहला इंपैक्ट होता था उसका प्लस एक्सपेंस के अमाउंट से। तो यहां लिखेंगे एसेट रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अभी ऐड किसमें करेंगे, क्योंकि आपने जो मशीन खरीदी है वो कब खरीदी है 1 जुलाई 2017। ध्यान से देखिए 1 जुलाई 2017 में। तो इसका जो इंपैक्ट आएगा वो आपका आएगा 2018 में, क्योंकि आपका कौन सा ईयर चल रहा है, आपका ईयर चल रहा है 2017-18 वाला। तो हमारा जो एक्सपेंस का अमाउंट था 1 लाख, वो हम ऐड करेंगे 2018 वाले ईयर के अंदर। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ये भी माइनस करना है हमें। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कितने रेट से 20% पर एनम WDV मेथड, मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब जब हम 2018 में डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपने मशीन कब खरीदी है 1 जुलाई को खरीदी है। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2018 इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ्स के लिए हमने उसको यूज किया है, और कितने मंथ्स के लिए यूज किया है 9/12। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,000। तो यहां से हम कितना माइनस करेंगे 15,000। अब लास्ट अगर हम बात करें 19 की डेप्रिसिएशन की, तो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, हम उस पे किस पे निकालते थे बुक वैल्यू पे। तो देखिए 2019 का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे 1 लाख minus 15,000 multiply by 20/100 which is equal to 85,000 multiply by 20/100 which is equal to 17,000। तो लास्ट में से डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा 17,000। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ गया लाइन, यहाँ लिखेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। तो फर्स्ट ईयर में आ रहा है माइनस में 90,000, नेक्स्ट ईयर में आपका आ रहा है 1,10,000, नेक्स्ट ईयर में आपका आ जाएगा 1,70,000। देन आपका सॉल्व करके आएगा 65 प्लस 1 लाख 165 माइनस 15 1,50,000, और लास्ट में 177 में से माइनस करेंगे 17,000, तो वो आ जाएगा 1,60,000। तो यहां से हमारे क्या निकल के आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल लॉसेस। एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। देखिए कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिवाइड बाय 5। 5 क्यों किया, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने गिवन है 5। तो ऐड कर लेते हैं माइनस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000, और पूरे के डिवाइड में आपका आ जाएगा 5। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे माइनस 90 प्लस 110 प्लस 20 190 340 एंड 5 लाख। तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1 लाख। अब हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने गिवन है 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो आपकी जो गुडविल आएगी वो आ जाएगी रुपीस के अंदर 3 लाख, रुपीस में 3 लाख। तो ध्यान रखिएगा कभी भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए अगर आपको, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, इसी तरह एक स्टेटमेंट बनाएंगे,
सारी एडजस्टमेंट्स को शो करेंगे, देन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड फाइनली गुडविल निकाल लेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब हमारे जो बाकी मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा था कि हम अपने सारे प्रॉफिट्स का एवरेज निकालते हैं एंड देन हम उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट होती है जो हमारे को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिखा रही हो तो हम उन्हें भी ट्रीट करते हैं और हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। लेकिन आज जो हम मेथड सीखने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है, देखिए, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में और एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फर्क है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो हम हर ईयर के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो हम हर ईयर के प्रॉफिट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे जो हर ईयर के प्रॉफिट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें रियल लाइफ के अंदर, तो रियल लाइफ के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे ईयर्स की जो इंपॉर्टेंस हो वो ज्यादा हो, सबकी सेम इंपॉर्टेंस हो। ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे नॉर्मली भी पूछता हूँ, मान के चलते हैं मुझे आपके टेस्ट के स्कोर प्रेडिक्ट करने हैं कि आप नेक्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर कर सकते हो, तो अगर आपने पूरे ईयर के अंदर या पिछले कुछ टाइम के अंदर आपने अगर 10 टेस्ट दिए हैं तो मैं कौन से टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा? जो टेस्ट रिसेंटली हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट बताएगा मुझे कि आप आने वाले टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो या कैसा स्कोर करोगे। क्योंकि जो सबसे पुराना टेस्ट था उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही, उस वक्त आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कच्चे थे, हो सकता है आपको इतना क्लियर ना हो, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो गए। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ एक बिजनेस की जो 5 इयर्स रन कर चुका है, ठीक है, तो उसने 5 इयर्स में प्रॉफिट कमाए होंगे। कितने ईयर से प्रॉफिट कमाए होंगे? 5 इयर्स में। अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट ईयर की, तो उस वक्त उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद इस ईयर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिला एंड ऐसे करते करते उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता गया। और होगा क्या, इस ईयर में उसके पास काफी एक्सपीरियंस है। तो जब हम सोचेंगे कि भाई अगले ईयर हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस लास्ट ईयर को। हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? इस लास्ट ईयर को, एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर जो सबसे पुराना ईयर था। अब इसको जब हम इंपॉर्टेंस देंगे, इसी इंपॉर्टेंस को हम बोलते हैं वेट्स। इसी इंपॉर्टेंस को क्या बोलते हैं? वेट्स। मींस जब हम किसी प्रॉफिट को कोई इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ वेट असाइन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और अकाउंटेंसी के अंदर हम जो वेट्स प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं नंबर्स की फॉर्म में। कैसे प्रोवाइड करते हैं? नंबर्स की फॉर्म में। जहां पे आपका जो सबसे पुराना ईयर होगा, जहां पे आपका जो सबसे पुराना ईयर होगा वो स्टार्ट होगा 1 वेट के साथ। किससे स्टार्ट होगा? हमेशा 1 वेट के साथ। और ये वेट आपके धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे ईयर बाय ईयर। मींस सेकंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3, फोर्थ ईयर में 4, फिफ्थ ईयर में 5 एंड सिक्स्थ ईयर में 6। इसका मतलब क्या है कि पहले ईयर में जो आपका सबसे पुराना ईयर था उसको हमने कितनी इंपॉर्टेंस दी है? 1 टाइम्स। सेकेंड वाले को 2 टाइम्स, थर्ड वाले को 3 टाइम्स, फोर्थ वाले को 4 टाइम्स, फिफ्थ वाले को 5 टाइम्स एंड सिक्स वाले को 6 टाइम्स। इस तरह जब हमने वेट असाइन किए तो क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट्स तो निकल के आएंगे। अब वो सिर्फ एवरेज ही निकल के आएगा, अब वो निकल के आएंगे वेटेड प्रॉफिट्स। कौन से निकल के आएंगे? आपके वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका? ध्यान से देखिए, आपका जो भी प्रॉफिट गिवन है आपको ईयर का, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। एंड देन अगर आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय, अब हम लोग नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट से। किससे डिवाइड करेंगे? सम ऑफ वेट से। इसका मतलब अगर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला जाएगा तो हम सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, जिसके लिए हम हर प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स।
और जैसे ही आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वैसे ही हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, गुडविल, जिसका फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो गुडविल के अंदर हमारा कोई भी मेथड आ सकता है, या चाहे तो वो हो एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बट चांसेस ज्यादा जो होते हैं वो कौन से मेथड के होते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के। और हमें भी रियल लाइफ के अंदर ज्यादातर यही मेथड यूज करना चाहिए ताकि हम इंपॉर्टेंस दे सकें जो भी हमारे रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वेटेड प्रॉफिट मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है, रमन और दमन दो पार्टनर्स हैं जिसका रेशियो है 60 और 40। कितना रेशियो है, 60:40। उन दोनों की सैलरीज जो है वो है 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आपको बोला गया है कि 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है बिफोर सैलरी। 2019 का आपको गिवन है 1,40,000, 2020 का आपको गिवन है 1,01,000 और 2021 का गिवन है 1,30,000। आपको बोला गया कि जीनू एडमिट हुई है 1 अप्रैल 2021 को और उसका शेयर है 1/4, जिसके लिए आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे 4। और आपको बोला गया है कि आपको वेट्स देने हैं 1, 2, 3 की फॉर्म में, सबसे पुराने ईयर को सबसे कम और सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे गुडविल सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है जो है रेम्यूनरेशन और सैलरी की एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी स्टेटमेंट जहां पे आपके 3 इयर्स के प्रॉफिट्स आ जाएंगे और एक कॉलम आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स 2019 ईयर, 2020 ईयर एंड 2021 ईयर। सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो लिख देते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रॉफिट्स आपको कितने कितने गिवन है, 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। अब हमें दोनों पार्टनर्स की सैलरी को इसमें से माइनस करना है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सैलरी, सब ईयर्स में से माइनस होगा आपका 90,000 रुपीज। कितना माइनस होगा, 90,000। तो माइनस कर दिया 90,000 सब में से। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहाँ से हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए वो कितने आ गए, देखिए पहले ईयर में आ गया 50,000, इस ईयर में आ जाएगा 11,000 एंड थर्ड ईयर में आ जाएगा आपका 40,000। अब हम निकालते हैं वेटेड प्रॉफिट्स। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं दोबारा, जिसमें सबसे पहला कॉलम आपका होगा ईयर का, सेकंड कॉलम होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट का, थर्ड कॉलम आपका होगा वेट्स का एंड लास्ट कॉलम होगा आपका वेटेड प्रॉफिट का। लास्ट कॉलम इसका होगा वेटेड प्रॉफिट का। तो ईयर आपको कौन कौन से गिवन है, 2019, 2020 एंड 2021। प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो 50,000, 11,000 एंड 40,000। वेट्स सबसे पुराने ईयर को सबसे कम, सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा। तो 19 को देंगे 1, 20 को 2 एंड 2021 को 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा आपका 50,000, 11 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 22,000 और 40 इंटू 3 ये आ गया आपका 1,20,000। अब हम वेटेड प्रॉफिट्स का और वेट्स का टोटल निकाल लेते हैं। तो वेट्स अगर हम सम करें तो 1 + 2 + 3 इट विल बिकम 6। और अगर हम निकालें वेटेड प्रॉफिट का सम तो आ जाएगा 50,000 + 22,000 72,000 एंड 72 + 120, तो ये आपका आ गया 1,92,000। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो यहां से आपका आ जाएगा 1,92,000 डिवाइड बाय 6। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 32
32,000। कितना आ गया? 32,000। अब हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? देखिए, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 4। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1,28,000। कितना आ गया? 1,28,000। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले, उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई किया और वेटेड प्रॉफिट निकाला। उसके बाद हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, जहां हमारा फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो 192 डिवाइड बाय 6 इट विल कम 32,000। एंड देन हमने गुडविल निकाल ली, 32,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हमें 4 गिवन था, तो हमारी गुडविल आ गई 1,28,000। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे के मेथड डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करते हैं, क्या होता है। अब हम सीखने वाले हैं हमारा सेकंड मेथड, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है और पेपर में एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, वो होता है कि सुपर प्रॉफिट भाई होता क्या है? सुपर प्रॉफिट होता क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल की तो समझाता हूं। जब आप बिजनेस करते हैं, तो जब हम बात करते हैं सिमिलर बिजनेस की, जब हम बात करते हैं सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस की, तो सारे सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस को मिला के हमारा बनता है एक इंडस्ट्री। क्या बनती है? एक इंडस्ट्री। अब कोई भी इंडस्ट्री आप देख लो, हर इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है भाई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप कुछ पैसा लगाओगे तो ऑन एन एवरेज आपको इस रेट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए मैं बोलता हूं कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम है। किसमें है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है आपका 10%। कितना है? 10%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, कितने रुपीज इन्वेस्ट करते हो? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उसका 10% मीन्स कि आपको 10,000 का प्रॉफिट तो ऑन एन एवरेज हो सकता है। ऑन एन एवरेज आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा ये आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाए। हो सकता है कुछ बिजनेस इससे कम कमा रहे हो सकता है कुछ इससे ज्यादा भी कमा रहे हो। तो हम कम वालों की बात नहीं कर रहे, हम ज्यादा वालों की बात करते हैं। ठीक है? तो अगर एक बिजनेस है, मान के चलते हैं XYZ लिमिटेड, जो नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी कैपिटल 1 लाख ही है, लेकिन वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कमा रहा है 15,000। कितना कमा रहा है? 15,000 रुपीज। तो ध्यान से देखिए, दोनों ने कैपिटल लगाई है 1 लाख की, लेकिन ये नॉर्मली कमा रहे हैं 10,000 और ये कमा रहा है 15,000। तो ये जो 5,000 रुपीज निकल के आया डिफरेंस, ये जो 5,000 रुपीज का डिफरेंस निकल के आया, ये कहलाता है सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि सुपर प्रॉफिट हमारा वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो हम एक इंडस्ट्री के नॉर्मल रेट से ज्यादा कमाते हैं। मींस जो नॉर्मली इंडस्ट्री में रेट चल रहा है उससे जितना ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे सेम कैपिटल के अंदर, वो हमारा क्या बन जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पे जो हम गुडविल निकालेंगे वो किसके बेस पे निकालेंगे? वो निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। किस बेस पे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। अब हम सीखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन से फॉर्मुलास यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका इस मेथड के अंदर, वो होता है आपका कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हम पहले मेथड से सीख चुके हैं, तो सेम हमें वैसे ही यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। देन सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा कैलकुलेट करना नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट था क्या? अभी हमने डिस्कस किया था, जो एक इंडस्ट्री नॉर्मली अर्न करती है अपनी कैपिटल पे। ये निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखिए फॉर्मूला इसका। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है।
जो भी उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया है। अब क्वेश्चन में डिपेंड हो सकता है कि आपको कई बार ये डायरेक्टली गिवन हो कि भाई इस पर्सन ने इतनी कैपिटल लगाई है, या हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो होगी आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको गिवन है डायरेक्टली तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो आप टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, वहां से भी आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, जो हमारी इंडस्ट्री ज्यादा कमा रही है। तो एक इंडस्ट्री ने जो कमाया उसमें से माइनस कर देंगे उस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट, और हमारे क्या निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट करना गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये हमारे टोटल 4 स्टेप्स हैं जहां पे से हम गुडविल कैलकुलेट करना सीख सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर। तो पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना जहां पे हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। देन थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और लास्ट स्टेप गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बिजनेस जो है उसने लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। आपका उस इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। आपको उस बिजनेस के टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल लायबिलिटीज गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी सॉरी। तो एसेट्स आपको गिवन है कितने के, 22 लाख के, और लायबिलिटीज गिवन है कितने की, 5,60,000 की। कितनी गिवन है, 5,60,000 की। आपको बोला गया है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2.5 ईयर्स आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, और आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, सारे स्टेप्स हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है आपको, 8 लाख रुपीज। कितना गिवन है, 8 लाख रुपीज। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आता है मेन पॉइंट कि आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे। देखिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल एसेट्स गिवन है 22 लाख के, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है हमें 5,60,000 की। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 22 माइनस 560 16,40,000। तो अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 16,40,000, इट विल इक्वल टू 1,64,000, 1,64,000। तो हमने कैलकुलेट किया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम निकालते हैं यहाँ से सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 8 लाख माइनस 1,64,000। ये कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस आपके नॉर्मल प्रॉफिट। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,36,000।
अब आता है आपका लास्ट स्टेप जो था गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को मतलब 6,36,000 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो आपको कितना गिवन है 2.5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6,36,000 को 2.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,90,000। कितना आएगा 15,90,000। तो देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट लिखा, अगर नहीं गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे उसे। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला से। और हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन थी, तो हमने वो भी सॉल्व करी। कैसे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। देन हमने निकाला सुपर प्रॉफिट 8 लाख माइनस 1,64,000 जो आ गया 6,36,000। और लास्ट स्टेप में हमने निकाली है गुडविल जो आई 6,36,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 जो आ गई आपकी 15,90,000। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। मींस जब हम बात करते हैं गुडविल की इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो वो टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे दो मेथड्स बचते हैं जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, तो वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था गुडविल के सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में कि इस मेथड को यूज करके हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा वो दो मेथड्स कंप्लीट हो गए थे जहां पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जहां पे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं वो दो मेथड्स जिसमें हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार हम प्रॉफिट के टर्म्स में नहीं करेंगे। किसमें करेंगे, कैपिटल के टर्म्स में। किसमें करेंगे, कैपिटल के टर्म्स में। तो ध्यान से मेथड समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। देखिए कौन कौन से मेथड। सबसे पहला जो मेथड हमें डिस्कस करना है वो है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और सेकंड मेथड जो हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो के अंदर वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन दोनों ही मेथड्स के अंदर हम जो गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। एक बात और, अब तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा गुडविल का आंसर जो है वो हमेशा अलग आता है। हमारा जो गुडविल का आंसर है वो हमेशा अलग आता था, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो। लेकिन जब भी हम लोग इन दोनों मेथड्स की बात करते हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, आपकी जो गुडविल होगी वो इन दोनों मेथड्स में ही सेम आएगी। आपकी जो गुडविल होगी वो इन दोनों मेथड्स में ही सेम आएगी। अब ऐसा क्यों है कि दोनों मेथड में सेम आएगी? पहली बात, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं। तो ध्यान समझिए, आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। क्या सुपर प्रॉफिट? कि एक बिजनेस जब अपनी इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, एक बिजनेस जब अपनी इंडस्ट्री के नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो वो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसको हम बोलते थे सुपर प्रॉफिट। अब पॉइंट आता है कि अगर वो सुपर प्रॉफिट उसी बिजनेस को नॉर्मली कमाना होता, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाना होता, तो उसे कितनी कैपिटल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पड़ती है, कितनी कैपिटल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये जो कैपिटल निकल के आएगी इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। इसको क्या बोलेंगे, गुडविल। अब ये गुडविल कैलकुलेट करने के हम दो मेथड्स हैं, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसकी बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इस मेथड में गुडविल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा कि आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालना है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं अगर मैं उसे नॉर्मल रेट के हिसाब से कमाता हूं, जो भी टोटल में प्रॉफिट कमा रहा हूं
उसे अगर मैं नॉर्मल रेट के हिसाब से कमाऊं तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, और वो कैसे निकालेंगे देखिए, उसका निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब अगर मुझे कुछ प्रॉफिट कमाना है और वो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, उसको बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए। सेकंड स्टेप में हम लोग निकालेंगे कि भाई एक्चुअल में हमने पैसा लगाया है कितना, एक्चुअल में हमने पैसा कितना लगाया है, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है या नहीं गिवन। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो कि भाई इस बिजनेस ने इतने की कैपिटल लगाई है, ठीक है, या हो सकता है कि आपको कैपिटल गिवन ना हो। अब अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, याद कीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हम उसी मेथड को यूज करके यहां पे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। देन थर्ड स्टेप के अंदर हमारी निकल जाएगी गुडविल, थर्ड स्टेप के अंदर हमारी आ जाएगी गुडविल। और गुडविल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, भाई जितना पैसा लगाना था अगर वो ज्यादा है और एक्चुअल कैपिटल कम है तो इसका मतलब आपको फायदा ही है ना, तो वो जो फायदा है वो आपकी हो जाएगी गुडविल। मींस गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन सेकंड स्टेप में निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये आपको गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो हम लोग अप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड वाला फॉर्मूला। क्या था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, एंड जो भी हमारी एक्चुअल कैपिटल आएगी उसको हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू से माइनस कर देंगे और वहां से निकल के आ जाएगी हमारी फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। तो एक बार इन स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि गुडविल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके साइड पे क्वेश्चन आ चुका होगा। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एक बिजनेस है जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है 3 लाख का। कितने का प्रॉफिट अर्न करता है, 3 लाख का अर्न करता है। साथ में आपको बोला गया कि बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, सॉरी जो इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है आपका 15%। आपको एसेट्स गिवन है 17 लाख के और लायबिलिटीज गिवन है आपको 2 लाख रुपीस की। आपको बोला गया है कि भाई गुडविल बताओ कितनी होगी थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट, जो आपको कितना गिवन है 3 लाख रुपीस का। देन आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है जो है 15% का। आपको एसेट्स गिवन है 17 लाख के और आपको आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख की। सबसे पहला स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, क्या निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर उसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग कमाना चाहते हैं तो हमारी कैपिटल कितनी होगी, कैसे निकालेंगे देखिए, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 20 लाख। कितना आ रहा है 20 लाख। अब सेकंड स्टेप में हम लोग निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। क्या निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म।
तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें एसेट्स गिवन है उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 17 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 15,000 सॉरी 15 लाख। अब लास्ट स्टेप में हमें निकालनी है गुडविल। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। वो कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है उसमें से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 20 लाख माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, इज इक्वल टू 5 लाख। ये आ गई हमारे बिजनेस की गुडविल। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम सीखते हैं नया मेथड। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप कि अब आपको एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो क्लियर हो। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की कैपिटलाइजेशन के अंदर, जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हम इस मेथड की बात करें तो इसमें भी जो हम गुडविल निकाल रहे हैं वो कैपिटल के टर्म से निकाल रहे हैं। बस फर्क क्या है, पिछले केस के अंदर हम लोगों ने कैपिटल को एडजस्ट किया था, कैपिटलाइज वैल्यू और एक्चुअल कैपिटल को। यहाँ पे हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। मींस सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब ये सुपर प्रॉफिट है, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर समझा चुका हूं, लेकिन बाय चांस अगर किसी ने मिस कर दिया है तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं कि कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स क्या होंगे इसके। सबसे पहला स्टेप इसका होगा, सबसे पहला स्टेप इसका होगा, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होगी कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। तो नॉर्मल प्रॉफिट उस प्रॉफिट को कहते हैं जो एक इंडस्ट्री अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाती है। जो एक इंडस्ट्री अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक इंडस्ट्री है जिसका रेट है 15% और आपने कैपिटल लगाई 1 लाख की, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा नॉर्मल, 15,000 रुपए। कैसे निकाला, 15% ऑफ 1 लाख। तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन हो डायरेक्टली, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी। तो उस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, वहां से ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। देन स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, अगर उसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें, अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और लास्ट है, अगर हमें गुडविल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। गुडविल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखिएगा, अगर आपका गुडविल का क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो आप लोग इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। लेकिन अगर यही मेथड आपका कैपिटलाइजेशन में आता है तो आप लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और यहां पे गुडविल किस टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो ध्यान रखिएगा, एक बार इस स्टेप को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम इस मेथड का भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई, जिससे हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन वाले केस का भी क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखिए, आपको साइड में क्वेश्चन आ चुका होगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बिजनेस है जो ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 4 लाख रुपीस। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 4 लाख रुपीस का।
और आपको बोला गया है कि इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। कितना है? 10%। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है यहाँ पे दो मेथड से, ध्यान रखिएगा, दो मेथड से। पहला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा है नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो अलग-अलग मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के, तो दोनों से अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। देन आपको नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है कि बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं वो है 40 लाख की, और जो उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो है 7,20,000। तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए कोई भी मेथड हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हमारा सुपर प्रॉफिट तक के जो स्टेप्स रहेंगे वो तो सेम ही रहेंगे, उसके बाद जाके गुडविल का मेथड चेंज होगा। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात, हमें जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में गिवन है, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितना है आपका 4 लाख रुपीस। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हमने डिस्कस किया था पीछे, वो था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपको 10 डिवाइड बाय 100। अब आपको कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, उसी जगह आपको क्या गिवन है, एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 लाख माइनस 7,20,000। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 10/100 मल्टीप्लाई बाय 32,80,000। तो ये सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 3,28,000। कितना आ रहा है, 3,28,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो माइनस कर देते हैं, ये आ गया 4 लाख माइनस 3,28,000 इज इक्वल टू 72,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से 72,000। यहाँ तक के जो स्टेप्स थे वो दोनों मेथड के लिए सेम थे। अब पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, जो था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा था, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हमें गुडविल निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10। तो आपकी गुडविल आ जाएगी, वो आ जाएगी 7,20,000। कितनी आ गई, 7,20,000। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड कौन सा था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेज। तो यहां पे गुडविल कैसे निकालेंगे, देखिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपकी यहां पे गुडविल आ रही है 2,16,000। तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला गया। अगर आपको नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है तो आप सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बोला गया है तो हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और यहां से हमारी गुडविल आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है गुडविल वो खत्म होता है। हमने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को अगली वीडियो में क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।